आज की वीडियो में आपका स्वागत है। नॉर्सेट 6 मेंस प्लस प्री की सीरीज़ जो है हम स्टार्ट कर चुके हैं और ये सीरीज़ रहेगी स्ट्रक्चर्ड सीरीज़ रहेगी। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ये भी मैं वीडियो अभी डालने वाली हूँ शॉर्टली कि आपको किस तरीके से प्रोसीड करना है मेरे साथ। और यहाँ पे मैं जो है क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे सिस्टम्स और सारे सब्जेक्ट्स को लूँगी और जो लास्ट में होगा वो हम जो है कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ करेंगे और इस सीरीज़ में जो है सारे सब्जेक्ट्स के सब क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चंस का टाइप रहेगा सिर्फ एनक्लेक्स सॉन्डर्स नहीं, उसके अलावा डायरेक्ट क्वेश्चन भी बच्चों आते हैं तो वो भी यहाँ पे रहेंगे ताकि आपको जो है प्री क्लियर करेंगे तभी मेंस की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो सारे तरीके के क्वेश्चन से अवगत कराना मेरा पर्पज़ है, सारे तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना मेरा पर्पज़ है। तो यहाँ पे आपको इस सीरीज़ में आपको सारे सिनेरियो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस प्लस डायरेक्ट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिए और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ क्लाइंट विद एक्यूट किडनी इंजरी हैव सीरम पोटेशियम लेवल 7, द नर्स शुड प्लान विच एक्शन एज द प्रायोरिटी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। मैं इस तरीके के क्वेश्चन सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई इसलिए लेती हूँ ताकि आप सारे ऑप्शन से जो हैं आपको पता हो। अगर ये ऑप्शन ना आए क्वेश्चन में दूसरा आ जाए तो आपको पता हो कि क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। आपको पता है, ठीक है, कि किडनी इंजरी जब भी होती है तो क्या हो जाता है, ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि किडनी क्या नहीं कर पा रही है, पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो वो सारा एक्यूमुलेट होने से हाइपरकैलेमिया हो जाता है। अब पोटेशियम की नॉर्मल रेंज क्या है, 3.5 से 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सीरम लेवल जो है 7 है, मतलब हाइपरकैलेमिया शो कर रहा है। तो कौन सा एक्शन एज अ प्रायोरिटी होगा? और पोटेशियम जो है वो हार्ट के लिए बड़ा ही खतरनाक, या मान लीजिए कि हार्ट के लिए बड़ा बेकार आयन होता है अगर ये डिसबैलेंस्ड है। तो बैलेंस अमाउंट में कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर ये बड़ा हुआ है या कम है तो ये कार्डियक अरिथमियाज जो है वो कॉज कर सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम्स जो है वो अराइज कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर 7 है, हाइपरकैलेमिया है, तो प्लेस द क्लाइंट ऑन कार्डियक मॉनिटर, ये करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है जो मैंने अभी बोला। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये भी जरूर करना है, अपने ही लेवल पे सॉर्ट करने वाली बात नहीं है ये। पुट द क्लाइंट ऑन एनपीओ स्टेटस एक्सेप्ट फॉर आइस चिप्स, यहाँ एनपीओ जैसा रखने की कोई बात नहीं है, सिर्फ पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ये पोटेशियम लो पोटेशियम डाइट जो है पेशेंट को देनी है। रिव्यू द क्लाइंट मेडिकेशन टू डिटरमाइन इफ एनी कंटेन और रिटेन पोटेशियम, ये करना है कि ऐसी कोई दवाई तो नहीं है जो पोटेशियम को बढ़ाने में हेल्प कर रही है या फिर पोटेशियम को या उसके अंदर ही पोटेशियम है जो कि शरीर का लेवल बढ़ा रहा है। अलाउ एन एक्स्ट्रा 500 ml ऑफ IV फ्लूइड टू डाइल्यूट द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन, ऐसे फ्लूइड से इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम की कंसंट्रेशन डाइल्यूट नहीं होती। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास कौन से ऑप्शन आ रहे हैं, A, B एंड D, ये तीनों चीज़ हमें करनी है अगर पोटेशियम लेवल हाई है तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा A, B एंड D। नेक्स्ट, अ क्लाइंट बीइंग हेमोडाइलाइज्ड सडनली बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ एंड कंप्लेन ऑफ चेस्ट पेन, एक पेशेंट है जिसको एकदम से जो है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हुआ है, चेस्ट पेन की कंप्लेंट कर रहा है। पेशेंट टैकीपनिक है, टैकीकार्डियक है, पेल है, एंक्शियस है और नर्स जो है एयर एम्बोलिज्म सस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। एयर एम्बोलिज्म के साइन होते हैं कि पेशेंट को एकदम से शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, डिस्निया होने लग जाता है और हीमोडायलिसिस में अगर कहीं पे जो है एयर का पार्टिकल आ जाता है, एयर इन द लाइन आ जाती है तो एम्बोलस कॉज कर सकती है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेंगे, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। जब भी कभी एयर एम्बोलिज्म होता है हमेशा हमें पहले पोजीशनिंग करनी है ताकि जो वो एम्बुलस है वो हार्ट की राइट साइड में ट्रैप हो जाए, वो आगे की तरफ ट्रैवल ना करे। तो यहाँ सबसे पहले रहेगा स्टॉप कर देंगे डायलिसिस, तो ये ऑप्शन तो हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि लेफ्ट साइड में पेशेंट को पोजीशन करेंगे और जो हेड होगा वो लोअर होगा फिट से, ताकि उसको ट्रैप किया जा सके, वो और ट्रैवल ना करे, ठीक है, ये रहेगा। ऑक्सीजन हमेशा एडमिनिस्टर करनी है एयर एम्बुलेंस में, क्योंकि टैकीपनिक हो रहा है पेशेंट, डिस्निक हो रहा है तो ऑक्सीजन भी देंगे। एंड ये देखिए दूसरा, कंटिन्यू डायलिसिस एट अ स्लोवर रेट, कंटिन्यू नहीं करना है, बंद कर देना है इमीडिएटली। नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड रैपिड रेस्पॉन्स टीम, यस ये करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इमीडिएटली क्या करना है, नोटिफाई करना है। देन बोलस
बोलस सलाइन देने से या कोई भी फ्लूइड देने से जो है ब्रेक नहीं होता है एम्बोलस। तो यहाँ A, C एंड D इज द करेक्ट ऑप्शन। थिंकिंग कि क्या सब कुछ हो रहा है, कभी भी अगर एयर एम्बोलिज्म की बात होती है हमेशा पोजीशनिंग रहती है, और ये वाली पोजीशनिंग हमेशा पेशेंट को देते हैं फॉलोड बाय ऑक्सीजन थेरेपी। तो डी इज द राइट, A, C एंड D इज द राइट आंसर। यहाँ से भी अगर तीनों ही ऑप्शन में होते और प्रायोरिटी पूछी जाती तो प्रायोरिटी रहती पोजीशनिंग फॉलोड बाय अदर एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, A client arrives emergency department with complaint of low abdominal pain and hematuria. Client जो है afebrile है और patient the nurse next assesses the client to determine the history of which condition. एक patient आ रहा है emergency department में जिसको low abdominal pain है और blood in urine है, hematuria है, client afebrile है। कौन सी चीज जो है nurse determine करेगी history of this which condition? Pyelonephritis, glomerulonephritis, trauma to bladder, renal cancer। हमेशा जब ये वाला सिम्टम होता है ना लो एब्डोमिनल पेन और या हीमेचूरिया, ये हमेशा ब्लैडर इंजरी को इंडिकेट करते हैं, तो ये वाला ऑप्शन होगा। पाइलोनेफ्राइटिस में कहाँ पे पेन होता है? फ्लैंक एरिया में पेन होता है। ठीक है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में फीवर, चिल्स या फिर जो है डार्क कलर यूरिन, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। रीनल कैंसर में ये वाले सिम्टम नहीं आते, यहाँ भी फ्लैंक पेन होता है जो कि रेडिएट कर सकता है। तो यहाँ सी राइट ऑप्शन होगा, थिंकिंग अबाउट द लो एब्डोमिनल पेन। Then next, the nurse discuss plan for future treatment option with the client with symptomatic polycystic kidney disease. Which treatment should be the included in the discussion? Select all that apply. एक किडनी है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक का मतलब है कि जगह जगह क्या बन गई है? सिस्ट बन गई है, गांठें बन गई हैं। तो यहाँ पे कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस होंगे? ये जो सिस्ट होती हैं ये हार्डन करके क्या करती हैं? कई बार जो वहाँ की वेसल्स हैं उनको रप्चर कर देती हैं या फिर उनकी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, दबा देती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे क्या हो सकता है? ESRD पेशेंट को हो सकता है एंड स्टेज रीनल डिजीज। और अगर एंड स्टेज रीनल डिजीज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीमोडायलिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये भी रहेगा। पेरिटोनियल डायलिसिस इस केस में नहीं करते हैं क्योंकि सिस्टिक वाली कंडीशन है वहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस एक्ट नहीं करेगा, तो ये नहीं करेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट, यस किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं अगर ESRD है। तो यहाँ कह रहे हैं कि क्या क्या हमें डिस्कशन में इंक्लूड करना है। ठीक है, बायलेटरल नेफ्रेक्टमी एंड इंटेंस इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी। इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी का यहाँ कोई पर्पज नहीं है। इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी हम कब देते? अगर यहाँ ग्राफ्ट डाला होता है या किडनी ट्रांसप्लांट किया होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे है बायलेटरल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं कि किडनी का कुछ पोर्शन रिमूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ट्रीटमेंट में शामिल करेंगे, थिंकिंग अबाउट द कंडीशन कि किडनी में जगह जगह सिस्ट हो गई है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट फॉलोइंग अ फॉल फ्रॉम द हॉर्स एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंसर्शन ऑफ यूरिनरी कैथेटर। While preparing the procedure, the nurse notes blood at the urinary meatus. Which action should be taken? अब जो यूरिनरी मेटस पे ब्लड है, कल दूसरी लैंग्वेज में हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था, यहाँ लैंग्वेज डिफर कर रही है कि अगर जो है यूरिनरी कैथेटर करते हुए मेटस पे ब्लड दिखाई दे रहा है तो कभी भी कैथेटराइजेशन प्रोसीड नहीं करना है, क्योंकि ये क्या शो कर सकता है? ब्लैडर इंजरी, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इंजरी हो सकती है या कोई भी कंडीशन ये शो कर सकता है, कोई भी ट्रॉमा इनसाइड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंस्टेड हमें क्या करना है? नोटिफाई करना है फिजिशियन को बिफोर परफॉर्मिंग द कैथेटर, ताकि वो जो उसके रूटीन इन्वेस्टिगेशन है वो कर ले, ये इंश्योर कर ले कि ये ब्लड जो है एक्सटर्नल है, कोई इंटरनल इंजरी की वजह से नहीं है, फिर हम कैथेटराइजेशन की तरफ प्रोसीड करेंगे। और बाकी ऑप्शन देखिए, यूज अ स्मॉल साइज कैथेटर करना ही नहीं है। कुछ भी अगर आप इंजरी है और अगर आप कुछ भी डालेंगे, स्मॉल हो लॉन्ग हो, तो वो इंजरी को और ज़्यादा क्या कर सकता है? और ज़्यादा कॉज कर सकता है, तो नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर पेरेंटल मेडिकेशन बिफोर इंसर्टिंग, इंसर्ट करना ही नहीं है। ठीक है, क्लीन द मेटस बिफोर ओपनिंग द कैथेटराइजेशन किट, ये भी नहीं करेंगे, पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे। ए। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग द पेटेंसी ऑफ क्लाइंट्स लेफ्ट आर्म prior to initiating the hemodialysis, which finding indicate the fistula is patent। कल भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस किए थे, लैंग्वेज चेंज होके ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अभी तक तो आप मेरे जवाब का वेट नहीं करेंगे, कल अगर आपने क्लास देखी होगी आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पाल्पेशन ऑफ द थ्रिल,
presence of radial pulse, visualization of enlarged blood vessel and capillary refill less than 3 सेकेंड। यहाँ पे रहेगा palpation of thrill, जो thrill है वो प्रेजेंट होती है। थ्रिल का मतलब है जैसे अगर अगर आपने कभी पाइप का यूज़ किया होगा और वहाँ से जब पानी फ्लो करता है ना, और आपने कभी पाइप के ऊपर हाथ लगाया होगा तो जो रिंगिंग सी सेंसेशन, जो वाइब्रेटिंग सी सेंसेशन फील होती है वो थ्रिल होता है, और वही जो है एवी फिस्टुला पे दिखने को मिलता है। तो ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ मेल क्लाइंट हैज टेनेटिव डायग्नोसिस ऑफ यूरेथ्राइटिस, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिसऑर्डर। यूरेथ्राइटिस है मतलब यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है, तो कौन सी चीज़ जो है प्रेजेंट होगी? हेमेचूरिया एंड पायूरिया, डिसयूरिया एंड प्रोटीन्यूरिया, हेमेचूरिया एंड अर्जेंसी एंड डिसयूरिया एंड पिनाइल डिस्चार्ज। हमेशा जब यूरेथ्राइटिस रहता है मेल में पिनाइल डिस्चार्ज प्रेजेंट होता है और डिफिकल्टी इन यूरिनेशन भी प्रेजेंट होता है, तो ये साइन रहेंगे। हेमेचूरिया वगैरह ये ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में प्रेजेंट होते हैं, ये इसमें नहीं होंगे। प्रोटीन्यूरिया भी किडनी डिजीज में प्रेजेंट होगा, और ये अर्जेंसी वाले सिम्टम्स जनरली यूटीआई वाले कंडीशंस में आते हैं। तो यहाँ यूरेथ्राइटिस में डी ऑप्शन रहेगा, डिसयूरिया एंड पिनाइल डिस्चार्ज। नेक्स्ट, द नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद एपिडिडाइमाइटिस, द नर्स एंटिसिपेट्स विच फाइंडिंग ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन। एक पेशेंट है जिसको एपिडिडाइमाइटिस है, तो कौन सी जो है एंटिसिपेट करेगी फिजिकल एग्जामिनेशन पे? फीवर, डायरिया। ये देखिए जब भी कभी एपिडिडाइमिटिस होता है तो हमेशा स्क्रोटल एडिमा प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्क्रोटल एडिमा हमेशा प्रेजेंट होगा एपिडिडाइमाइटिस के साथ। और जब भी कभी एपिडिडाइमाइटिस का क्या मतलब है? इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन, जिसपे के पीछे ITIS लगता है उसका मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। और जब भी कभी बॉडी में इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा क्या आएगा? फीवर तो आना ही आना है। तो अब ये दो सिम्टम्स तो पक्का मान के चलिए प्रेजेंट होंगे। यहाँ ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में दोनों सिम्टम्स हैं, यहाँ सी में ये दोनों सिम्टम्स हैं, तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अ क्लाइंट कंप्लेन ऑफ फीवर, पेरिनियल पेन एंड यूरिनरी अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्यूरिया। टू असेस वेदर द क्लाइंट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस, द नर्स रिव्यू द रिजल्ट ऑफ प्रोस्टेट एग्जामिनेशन फॉर विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस डिसऑर्डर। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के टाइम पे वो बहुत ही टेंडर रहता है। टेंडर का मतलब है बहुत ही हार्ड टू, पेन टू टच रहेगा, टेंडरनेस रहेगी, पेन टू टच प्रेजेंट होता है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में रहता है, टेंडरनेस, हार्डनेस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, और वार्मनेस जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। टेंडर एंड एडिमेटस, एडिमा जनरली प्रेजेंट नहीं होता है इस कंडीशन में। स्वॉलन एंड बॉगी, बॉगी नहीं होता है, जो बॉगी का मतलब है जो थोड़ा सॉफ्ट इस तरीके से नहीं होता, टेंडर रहता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, और स्वॉलन नहीं होता है, सिर्फ इंड्यूरेटेड होता है, और वोमनेस जो है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, डी। नेक्स्ट, नर्स इज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ क्लाइंट, विच सिम्टम डिस्क्राइब्ड बाय द क्लाइंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली साइन ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। बिनाइन प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना क्या करेगा? जो यूरिन आ रहा है उसको क्या करता है? यूरेटस को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। जब यूरेटस को कंप्रेस करता है तो सबसे पहले जो साइन इन पेशेंट्स में आता है वो डिक्रीज्ड फोर्स ऑफ यूरिन आता है। फिर डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन आगे जाके ड्रिबलिंग और नो यूरिन तक भी पहुंच जाती है। अगर वो बहुत ज़्यादा इसको दबा देता है, पूरा ही बंद कर देता है, ठीक है। तो यहाँ ड्रिबल और नो यूरिन तक की स्टेज भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पूछा गया है अर्ली सिम्टम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। अर्ली सिम्टम सबसे पहले ये सिम्टम्स आते हैं, नॉक्चूरिया प्रेजेंट हो सकता है, स्क्रोटल एडिमा भी जो है प्रेजेंट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन इसमें जनरली नहीं होता है। तो ये प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये लेट सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहले जो सिम्टम आएगा वो डिक्रीज फोर्स ऑफ यूरिन आएगा, ये आगे जाके ड्रिबलिंग और नो यूरिन तक भी जा सकता है। और प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना जो है 45 प्लस एज में जनरली कॉमन भी आजकल देखा जाता है कि बढ़ जाते हैं। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के लिए जो है सर्जरी, फिर ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट जो है वो किया जाता है, TURP उसको बोलते हैं, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या सुप्राप्यूबिक रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये अलग अलग सर्जिकल अप्रोच हैं जो सर्जन डिसाइड करता है कि प्रोस्टेट किस सर्जिकल अप्रोच का यूज करते हुए रिमूव करना है। नेक्स्ट, द नर्स मॉनिटरिंग अ क्लाइंट रिसीविंग पेरिटोनियल डायलिसिस नोट्स दैट क्लाइंट आउटफ्लो इज लेस देन द इनफ्लो।
क्लाइंट का जो पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि क्लाइंट के जो है पेरिटोनियम में डायलिसेट जाता है, ठीक है, और डायलिसेट जाता है और एक फिर पेरिटोनियल से घूम फिर के ये क्या करता है, बाहर कलेक्टिंग बैग में कलेक्ट होता रहता है। जनरली जितना जाता है उससे ज़्यादा आना चाहिए या उतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कम आ रहा है तो कौन से एक्शंस नर्स लेगी, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। देखिए ऑप्शंस, चेक द लेवल ऑफ ड्रेनेज बैग, ये चेक करना है हमें क्योंकि ड्रेनेज बैग क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, क्योंकि ये पानी जो आ रहा है ये किससे आ रहा है, ग्रेविटी के इफेक्ट से ही बाहर निकल रहा है, ठीक है। रीपोजिशनिंग द क्लाइंट, यस पोजीशनिंग जनरली हम क्या करके देखते हैं, चेंज करके देखते हैं कि कहीं पोजीशनिंग की वजह से तो नहीं हो रहा है, दब तो नहीं रही है, किंक तो नहीं है। कॉन्टैक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ये हम इनिशियल एक्शन जो नर्स लेगी वो उसकी बात कर रहे हैं। नर्स ऐसे केस में सबसे पहले असेसमेंट वाला पार्ट करेगी, अपने आप देखेगी, अगर अपने आप देखने से नहीं हो रहा देन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेगी। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ ये सोचते हुए नहीं होगा कि पहले उसको चेक करने दो, ठीक है। प्लेस द क्लाइंट इन गुड बॉडी अलाइनमेंट, यस ये रहेगा क्योंकि पोजीशनिंग के बाद हमें बॉडी अलाइनमेंट चेक करना है कि ठीक ठाक है या नहीं। चेक द पेरिटोनियल डायलिसिस सिस्टम फॉर किंक्स, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताया था आपको पढ़ाते हुए कि ऐसे जब फ्लो जो है कम हो जाता है उस केस में हमें किंक वगैरह, ट्यूबिंग कहीं मुड़ी तुड़ी तो नहीं हुई, वो चीज़ चेक करनी होती है। इंक्रीज द फ्लो रेट ऑफ डायलिसिंग सॉल्यूशन, है बिल्कुल भी नहीं करना है, फ्लो रेट अपने आप से छेड़ना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ रहेगा A, B, D and E, थिंकिंग अबाउट द कंडीशन। और अगर उन सारी चीज़ों का यूज़ करते हुए नहीं कुछ हो पा रहा है तब हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट, द हीमोडायलिसिस क्लाइंट विद लेफ्ट आर्म फिस्टुला इज एट रिस्क फॉर आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम, द नर्स शुड असेस फॉर विच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन। ये आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम होता है जब वेस्कुलर जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाता है, जो वेस्कुलर जो वेसल्स लेके क्रिएट किया गया था वो वेसल्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करते, देन आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आर्टेरियल स्टील सिंड्रोम होने की वजह से ये कंडीशंस पेशेंट में प्रेजेंट होती है। पैलर, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से क्या है, पैलर प्रेजेंट होता है, येलोइशनेस। पल्स जो है कम ब्लड होने की वजह से घट जाती है और पेन प्रेजेंट होगा क्योंकि ब्लड फ्लो जो है आगे के हाथ में नहीं जा रहा है जिसकी वजह से पेन वाले सिम्टम्स आएंगे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Next, the nurse is reviewing the client record and notes that healthcare provider has documented that the client has chronic renal disease. On review of the laboratory result, the nurse most likely would expect to note which finding. क्रॉनिक रीनल डिजीज है, किडनी डिजीज है, तो कौन सी फाइंडिंग सबसे ज़्यादा जो है मोस्ट लाइकली प्रेजेंट होगी। एलिवेटेड क्रिएटिनिन, डिक्रीज्ड एचबी, डिक्रीज्ड आरबीसी, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी इन द यूरिन। अब जो है हीमोग्लोबिन और आरबीसी भी किडनी डिजीज में कम होते हैं क्योंकि जो इरिथ्रोपोइटिन किडनी सिक्रीट करती है, इरिथ्रोपोइटिन से बोन मैरो क्या करती है, आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, ठीक है। ये एक फिनोमिना होता है, इरिथ्रोपोइटिन यहाँ से सिक्रीट होता है किडनी से, और इरिथ्रोपोइटिन किडनी डिजीज में ना सिक्रीट होने की वजह से बोन मैरो को सिग्नलिंग नहीं होती और आरबीसी की प्रोडक्शन घट जाती है जिसके चलते एचबी भी कम होता है, आरबीसी भी। लेकिन यहाँ मोस्ट लाइकली ये बहुत लेट जाके आता है, यहाँ मोस्ट लाइकली पूछा गया है तो मोस्ट लाइकली इस क्रिएटिनिन लेवल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रिएटिनिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेटर होते हैं किडनी डिजीज के। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली सोचते हुए हमें क्रिएटिनिन को टिक करना है, अदरवाइज ये दोनों चीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, a client with chronic kidney disease returned to nursing unit following a hemodialysis treatment. On assessment, the nurse notes that client temperature is इतना. Which nursing action is most appropriate? अब यहाँ पे एक पेशेंट है जिसको हीमोडायलिसिस हुआ है, ठीक है, और अभी उसका टेम्परेचर इतना है। ये इतना बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है सेप्सिस इंडिकेट कर रहा है कि कोई जो है इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। यहाँ बाकी ऑप्शंस देखिए, फ्लूइड इनटेक नहीं एनकरेज कर सकते क्योंकि किडनी डिजीज में हमें लिमिटेड फ्लूइड देना होता है। कंटिन्यू टू मॉनिटर वाइटल साइंस, एक बार मॉनिटर कर लिया उसके बाद मॉनिटर तो करेंगे लेकिन उससे पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है।
मॉनिटर द साइट ऑफ द शंट फॉर इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन जरूरी नहीं है कि वो साइट का लोकल इन्फेक्शन हो, वो सिस्टमिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लड का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे मॉनिटर करने से आप कुछ खासा पता लगा नहीं पाएंगे, तो आपको बी ऑप्शन को टिक करना होगा यहाँ। Next, the nurse is performing an assessment on the client who has returned from dialysis unit following hemodialysis. Client complain of headache, nausea, extreme restlessness. What is the priority nursing action? जब भी हीमोडायलिसिस होता है, हीमोडायलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी से सारे जो सोल्यूट्स हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या हो रहे हैं, एक्सपेल हो रहे हैं, ठीक है, बाहर निकल रहे हैं। और जब ये सोल्यूट ज़्यादा मात्रा में एक्सपेल हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जनरली पेशेंट का सेरिब्रल एडीमा और आईसीपी इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, किसको ध्यान में रखते हुए, डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम जो हमने कल देखा था, ठीक है। तो ये जो सिम्टम आ रहे हैं, हेडेक, नोजिया, ये रेस्टलेसनेस, ये सारे डिसइक्विलिब्रियम सिम्टम्स के साइन है, जो कि क्यों हुआ है, सेरिब्रल एडीमा होने के कारण। जो कि क्यों हुआ है, क्योंकि एकदम से लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है बॉडी से निकल गई है। रेयर कॉम्प्लिकेशन है बट है, ठीक है, रेयर कॉम्प्लिकेशन इज डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। यहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर चीज़ हो सकती है। तो डी राइट आंसर रहेगा। मॉनिटर द क्लाइंट, एलिवेट द हेड, असेस द फिस्टुला, ये सारे साइन इसमें नहीं होंगे। थिंकिंग अबाउट द कंडीशन की कंडीशन सीवियर है और इमीडिएटली अटेंशन की ज़रूरत है, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ सीवियर बैक पेन एंड हेमेचोरिया इज फाउंड टू हैव हाइड्रोनेफ्रोसिस ड्यू टू यूरोलिथियासिस. The nurse anticipates which treatment will be done to relieve the obstruction. Select all that apply. अब क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्या बात है कि किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस, एक मोटी भाषा में देखें तो किडनी में क्या हो गया, वाटर हो गया एक्यूमुलेट, किडनी में वाटर एक्यूमुलेट हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि ये कहीं पे स्टोन होने की वजह से वो नीचे तो आया नहीं है यूरिन, वो वापस से किडनी में चला गया है और किडनी को जो है वाटर एक्यूमुलेट कर दिया है किडनी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनेफ्रोसिस। यही बोला है इसने कि हाइड्रोनेफ्रोसिस हुआ यूरोलिथियासिस की वजह से, कि स्टोन था। तो कौन सी चीज़ जो है यहाँ पे रिलीव करेगी ऑब्स्ट्रक्शन, पेरिटोनियल डायलिसिस, एनालिसिस ऑफ यूरिनरी स्टोन, इंट्रावेनस ओपियोइड एनाल्जेसिस, इंसर्शन ऑफ नेफ्रोस्टमी ट्यूब एंड प्लेसमेंट ऑफ यूरेथ्रल स्टेंट विद यूरेट्रोस्कोपी। यहाँ से ये चीज़ हटानी है, स्टोन को हटाना है। ऊपर वाले तीनों ऑप्शन से स्टोन को हटाने में कहीं हेल्प नहीं कर रहे हैं, ये ऑप्शन से स्टोन को हटा सकते हैं। या तो यूरोस्टमी ट्यूब लगा दें या फिर यूरेथ्रल स्टेंट लगा दें, ताकि जो है ये वाली चीज़ हट जाए और यूरिन जो है नीचे की तरफ ड्रेन हो जाए। तो डी एंड ई इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग अ क्लाइंट विद डायबिटीज मेलाइटिस अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस. The nurse tells the client that it is important to maintain the prescribed dwell time for the dialysis because of risk of which complication. जो डायलिसेट होता है ना, उसमें ग्लूकोज भी काफ़ी मात्रा में होता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ड्वेल टाइम होता है। ड्वेल टाइम का मतलब होता है कि फॉर हाउ मच टाइम, कितनी देर के लिए जो डायलिसेट है वो पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ड्वेल टाइम। तो ये ड्वेल टाइम डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि एक बार आने के बाद जो उसको आधा घंटा रखना है, 45 मिनट रखने हैं, 15 मिनट रखने हैं, 3 घंटे रखने हैं, 4 घंटे रखने हैं, वो ड्वेल टाइम एक डिसाइडेड होता है। तो ये ड्वेल टाइम बोल रहा है कि पेशेंट को क्यों बताना है कि ड्वेल टाइम, अगर जो प्रेस्क्राइब ड्वेल टाइम नहीं मेंटेन किया तो किस चीज़ का रिस्क हो सकता है। इनको हो सकता है हाइपरग्लाइसीमिया का रिस्क, क्योंकि ज़्यादा टाइम ये पेरिटोनियल कैविटी में रहेगा तो क्या होगा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज की। मैंने बताया कि ग्लूकोज इसमें अच्छा खासा होता है, तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी ग्लूकोज की, और पहले से ही क्या है, डायबिटीज़ है, और ज़्यादा क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो बी राइट आंसर। Next, a week after kidney transplantation, a client develop a temperature of 101, the blood pressure elevated है और tenderness है over the transplanted kidney. The serum creatinine is rising, urine output is decreased. X-ray indicate transplanted kidney is enlarged. Based on these findings, the nurse anticipate which treatment. किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है पेशेंट का, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सबसे ज़्यादा खतरा क्या रहता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, किडनी रिजेक्शन का खतरा रहता है। इसीलिए इन पेशेंट्स को हम किस पे रखते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे रखते हैं। लेकिन जब
पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स किसके आ रहे हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन के, कि बॉडी जो है इसके अगेंस्ट वर्क करने लग गई है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करने लग गया है। किस चीज़ की ज़रूरत है, इम्यूनिटी को और दबाने की ज़रूरत है ताकि वो क्या ना कर दे, रिजेक्ट ना कर दे किडनी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक थेरेपी से यहाँ कुछ नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के साइन है। पेरिटोनियल डायलिसिस विल नॉट वर्क। रिमूवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी, एकदम से रिमूव नहीं कर देते हैं, पहले हम दूसरी इंटरवेंशन ट्राई करते हैं और मेन इंटरवेंशन क्या होती है, इम्यूनोसप्रेशन थेरेपी का बढ़ा देना, ठीक है। पहले हम बाकी चीज़ें करते हैं, अगर नहीं होता है तो हम जो है बाकी चीज़ों की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद डायग्नोसिस ऑफ बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। TURP किया है, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, की प्रोस्टेट ग्लैंड को रिमूव किया है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन रिमूव किया है। 4 hours after surgery, the nurse take the vital sign and empty the urinary drainage bag, which assessment finding indicate the need to notify the healthcare provider। अब जो है 4 घंटे हो गए सर्जरी को, जब वो एम्प्टी कर रही है यूरिनरी ड्रेनेज बैग, तो उसमें ऐसा क्या दिखा उसको कि उसने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना चाहिए। रेड ब्लडी यूरिन, पेन रेटेड 2 on 0 to 10 scale, urinary output of 200 ml higher than intake, then blood pressure 100/50, पल्स इतनी, ये इतनी। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रोस्टेट ग्लैंड एक जो है बहुत ही वेस्कुलर ऑर्गन होता है, और यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड की सर्जरी के बाद क्या हो सकता है, सीवियर हेमरेज का रिस्क हो सकता है, इंजरी का रिस्क हो सकता है। तो यहाँ जो है हम ब्लड हेमरेज वाले सिम्टम देखेंगे, जो कि बीपी का घटना, पल्स का बढ़ना इज द सिम्टम की कोई इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। बाकी ऑप्शन देखिए, रेड ब्लडी यूरिन प्रेजेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत हिमेचूरिया इज एक्सपेक्टेड, पेन जो है वो थोड़ा बहुत पेन तो रहेगा ही आफ्टर सर्जरी, यूरिनरी आउटपुट बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि हम जो है क्या कर रहे हैं, नॉर्मल सलाइन से, बड़ी बड़ी नॉर्मल सलाइन से उसको फ्लश कर रहे हैं, तो यूरिन आउटपुट विल ऑब्वियसली इंक्रीज। ब्लड प्रेशर का कम होना, पल्स का बढ़ना शो कर रहा है, कोई हेमरेज हुई है, इंटरनल हेमरेज है, तो उस चीज़ में हम क्या करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करेंगे, डी। Next, the client newly diagnosed with chronic kidney disease recently has begun hemodialysis. Knowing that the client is at risk for disequilibrium syndrome, the nurse should assess the client during dialysis for which of the associated manifestation. Disequilibrium syndrome मैंने बताया क्यों होता है, सेरिब्रल एडिमा होने के कारण। सेरिब्रल एडिमा होगा तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने का सबसे ज़्यादा साइन होता है जो होता है रेस्टलेसनेस, बहुत कॉमन हेडेक, या फिर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का कम होना। तो ये सारे सिम्टम्स कौन से ऑप्शन में हैं, ये इस ऑप्शन में है। हाइपरटेंशन नहीं होता है यहाँ पे, बाकी जो साइन होते हैं आईसीपी बढ़ने के वो होते हैं हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरथर्मिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ जो सबसे कॉमन साइन पूछे गए हैं, ये बाकी जो मैं साइन बोल रही हूँ वो सारे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ये साइन प्रेजेंट होते हैं, ये ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अ क्लाइंट हु हैज अ कॉल्ड इज सीन इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद इनएबिलिटी टू वॉइड बिकॉज द क्लाइंट हैज हिस्ट्री ऑफ BPH। द नर्स डिटरमाइन द क्लाइंट शुड बी क्वेश्चनड अबाउट द यूज ऑफ विच मेडिकेशन। अब कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं जो यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी जो एक्सक्रीशन है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो वो दवाइयाँ, एक तो पेशेंट को वैसे ही क्या है, BPH की वजह से वैसे ही दबा हुआ था, ठीक है, अब कुछ ऐसी दवाई ले ली जो इसको और सिकोड़ रही है और कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पा रहा है। अब ये चीज़ आपको याद रखने की होगी कि कौन सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो ऐसा कर सकती हैं, ठीक है। तो इसमें से ये डीकंजेस्टेंट्स होते हैं जो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट अगर कोई ले रहा है तो वो भी ये चीज़ करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट वाली, तो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, या फिर कोई पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स पे है तो भी ऐसा हो सकता है। तो ये तीनों ड्रग्स जो है मेनली प्रेजेंट कर सकते हैं यूरिनरी कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से अगर पेशेंट को और कोई सबसाइडिंग कंडीशन है तो पेशेंट का यूरिन आउटपुट घट सकता है। डायूरेटिक, एंटीबायोटिक एंड एंटीलिपिडेमिक्स एजेंट्स इसमें कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोफ्यूरेटोनिन इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद UTI।
The client contact the nurse and report cough, chill, fever, difficulty breathing. The nurse should make which interpretation about the client's complaint? नाइट्रोफ्यूरेटोनिन जो है ये चलती है पेशेंट्स को यूटीआई वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी पेशेंट को कफ हैं, चिल्स हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि क्लाइंट की कंप्लेंट मेक इंटरप्रिटेशन अबाउट द क्लाइंट्स कंप्लेंट? ऑप्शन ए, द क्लाइंट मे हैव कॉन्ट्रैक्टेड द फ्लू. B, client is experiencing anaphylaxis. C, the client is experiencing expected side effect. D, the client is experiencing pulmonary reaction requiring cessation of medication. ये रहेगा, ये जो मेडिकेशन होती है नाइट्रोफ्यूरेटोनिन, ये दो तरीके के रिएक्शन कर सकती है, जिसको एक्यूट पल्मोनरी रिएक्शन भी कर सकती है या ये कर सकती है सब एक्यूट पल्मोनरी रिएक्शन. जो एक्यूट पल्मोनरी रिएक्शन है वो ये सारे सिम्टम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जो दोनों ही केसेस में हमें दवाई को बंद करना होता है, और जो ये एक्यूट पल्मोनरी रिएक्शन है बंद करने के 5 से 6 दिन के बाद सबसाइड हो जाते हैं, ठीक है। तब तक हम पेशेंट को क्या करेंगे, ऑक्सीजन दे दिया, सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसको बंद करना जरूरी है। जो सब एक्यूट वाले होते हैं ये ही सिम्टम्स होते हैं, लेकिन ये थोड़े लाइट कंडीशन में होते हैं, और इसमें जो है 10 दिन तक लग जाते हैं सिम्टम्स को सबसाइड होने में। तो ये दोनों चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इन दोनों के लिए पेशेंट को मॉनिटर करना है नाइट्रोफ्यूरेटोनिन देते हुए। नाइट्रोफ्यूरेटोनिन इज़ द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज ड्यूरिंग यूटीआई, ठीक है। Next, the nurse is providing discharge instruction to the client receiving TMP, trimethoxazole, ये एंटीबायोटिक जो है देते हैं। Which instruction should be included in the list? कौन सी इंस्ट्रक्शन इसमें देनी है? Avoid the sunscreen, advise the sunscreen is not needed. B, drink 8 to 10 glasses of water per day. C, if the urine turns dark brown, call the healthcare provider. D, decrease the dosage when symptoms are improving to prevent an allergic reaction. हमेशा आपको पता होगा एंटीबायोटिक को बीच में स्टॉप नहीं करते हैं, एंटीबायोटिक का फुल कोर्स जो रिकमेंडेड होता है वो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि रोक दो दवाई को, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। यूरिन डार्क ब्राउन इज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग होती है। जो टीएमपी है उसके साथ ही प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर, ये बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, क्रिस्टल यूरिया कोज कर सकता है कि यूरिन में जो है क्रिस्टल्स की प्रेजेंस हो सकती है, फिर स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, तो इसीलिए 8 to 10 ग्लासेस वाटर जो है बोलते हैं। वैसे भी यूटीआई में हम इस चीज़ के लिए कि कोई क्रिस्टल ना बन जाए, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो जाए, हम क्या है एडवाइस करते हैं पानी अच्छे से पीना है, तो वही चीज़ यहाँ पे बी ऑप्शन में है। सनस्क्रीन जनरली जो है सेंसिटिविटी टू सन कुछ हद तक कॉज करता है, तो वो नीडेड कह सकते हैं कि एक तरीके से नीडेड होता है, तो बी यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, टीएमपी इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट विच सिम्टम हैव डेवलप्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मेडिकेशन। टीएमपी जो है मैंने बताया ना अभी आपको कि टीएमपी जो है ये क्या कॉज कर सकती है, ट्राइमेथोसल्फेप्रिम या ये जो है ये सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जो हैं उनको इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का जो सिम्टम होगा वो इमीडिएटली रिपोर्ट करना है ताकि ये फर्दर प्रोसीड ना करें। नोजिया, डायरिया, हेडेक ये नहीं होंगे। सोर थ्रोट अगर हो रहा है तो इसका मतलब जो है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, तो यहाँ पे हमें डी ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फेनाजोपायरिडीन, पायरिडियम इसको बोलते हैं, कल हमने इसका क्वेश्चन किया था। प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद यूटीआई, द नर्स इवेल्युएट दैट द मेडिकेशन इज इफेक्टिव बेस्ड ऑन विच फाइंडिंग। अगर कल आपने क्वेश्चन किया था, आज इसका आप जवाब दे सकते हैं इजीली, ठीक है। ये दवाई किसके लिए यूज होती है, यूटीआई में जो पेन रहता है उसके लिए रहती है। तो क्या अगर जो दवाई जिस चीज़ के लिए बनी है वो सिम्टम रिलीव हो गया, इसका मतलब वो बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे देखिए यूरिन इज क्लियर एंड एम्बर, ये चीज़ नहीं है। यूरिनेशन इज नॉट पेनफुल, यस, क्योंकि ये होती इस चीज़ के लिए है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस इज नॉट प्रेजेंट, बाकी चीज़ में ये नहीं जो है रहती है। रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन इज प्रेजेंट, रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन इज द नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है।
इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। अगर पेशेंट ये ड्रग ले रहा है और पूछा गया कि क्या नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, टीचिंग क्या करनी है, तो रेडिश ऑरेंज डिस्कलरेशन प्रेजेंट हो सकती है, ये बताना है। और टीएमपी के साथ ब्राउन कलर का यूरिन आ सकता है, वो बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, बिथेनकॉल क्लोराइड इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद यूरिनरी रिटेंशन, विच डिसऑर्डर वुड बी अ कॉन्ट्राइंडिकेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस मेडिकेशन। यूरिनरी रिटेंशन का क्या मतलब है कि ब्लैडर में यूरिन है, बाहर नहीं निकल पा रहा है। जनरली क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो बाहर निकाल पाए, तब ऐसा होता है। तो ये जो बिथेनकॉल क्लोराइड है, ये कैसा एजेंट है, पैरासिम्पैथेटिक एजेंट है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग है, पैरासिम्पैथो एजेंट्स है। पैरासिम्पैथो एजेंट्स क्या करेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, ताकि वो क्या है, यूरिन बाहर निकल जाए। तो इसीलिए इसको यूरिनरी रिटेंशन में देते हैं। कौन सा डिसऑर्डर है जो कि इसको बोलेगा नहीं देना है, ये किसमें, हम यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स। अगर यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स प्रेजेंट है कहीं पे, ये स्ट्रिक्चर्स हैं, स्ट्रिक्चर्स का क्या मतलब है, वहाँ पे हार्डनेस है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसको बार बार फोर्स करेगा तो ब्लैडर का प्रेशर ही बढ़ेगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकते, ये हार्डनेस है, यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स हैं, और प्रेशर बढ़ने से ब्लैडर रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो यूरिनरी स्ट्रिक्चर्स अगर प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में नहीं देंगे, ये सोचते हुए कि स्ट्रिक्चर तो उसको कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो ड्रग क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। स्ट्रिक्चर एक दीवार बन गई है, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होने देगा, और जब उस पर बार बार प्रेशर आ रहा है कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट कर कर, लेकिन स्ट्रिक्चर नहीं होने दे रहे हैं, तो वो स्ट्रिक्चर नहीं होने दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसका प्रेशर बढ़ा देगा, और प्रेशर बढ़ने के कारण जो है ब्लैडर इंजरी होने के चांसेस, रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नर्स हु इज एडमिनिस्ट्रिंग बिथेनकॉल क्लोराइड इज मॉनिटरिंग फॉर कोलिनर्जिक ओवरडोज एसोसिएटेड विद द मेडिकेशन। द नर्स शुड चेक द क्लाइंट फॉर विच साइन ऑफ ओवरडोज, ठीक है। अब ये मैंने कैसा ड्रग बताया था, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, ठीक है। दो तरीके के सिस्टम होते हैं ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक सिस्टम कौन सा होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम होता है फाइट एंड फ्लाइट। जब हमारी बॉडी में कोई स्ट्रेस वाली कंडीशन आती है तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाती है, तो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इससे उल्टा काम करेगा, रेसिप्रोकल काम करेगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन जो है इसके ओवरडोज का साइन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, ये सोचते हुए, क्योंकि यहाँ पे सिंपैथेटिक में क्या हो जाता है, टैकीकार्डिया हो जाता है, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक है तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, ये सोचते हो कि वहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ घटना स्वाभाविक है, और अगर बहुत ही ज़्यादा घट रहा है तो वो इस ड्रग का साइड इफेक्ट है। तो सी राइट आंसर होगा। ड्राई स्किन, ड्राई माउथ, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये ड्राइनेस वाले सिम्टम्स इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बिथेनकॉल से। ये वाली चीज़ याद रखनी, पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, ये उल्टे काम करेगा। उल्टे काम मतलब ऐसे नहीं, अगर हार्ट रेट बढ़ रही है सिंपैथेटिक में उसको घटाएगा, जो कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रही हैं उसको, जो रिटेंशन हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऑक्सीब्यूटेनिन क्लोराइड इज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट विद अर्ज इनकॉन्टिनेंस, which sign would indicate a possible toxic effect related to this medication। अब जो है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, ऑक्सीब्यूटानिन हाइड्रोक्लोराइड एक एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट होता है, ठीक है। ये स्पाज्म को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। स्पाज्म को कम करने का क्या मतलब है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मतलब है एकदम से प्रेशर आया, एकदम से यूरिन निकल गया, ठीक है, पेशेंट को फील ही नहीं हुआ, तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हुई। एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट होगा तो इस कॉन्ट्रैक्शंस को कम करेगा, ताकि जो है पेशेंट को एकदम से इतनी ज़्यादा अर्ज ना हो। तो कौन सा इस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होता है, पैलर, ड्राउजीनेस, ब्रेडिकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस। इस मेडिकेशन से जनरली जो है रेस्टलेसनेस पेशेंट में प्रेजेंट होती है। पैलर, ड्राउजीनेस, ब्रेडिकार्डिया आर नॉट द विजिबल साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। तो डी करेक्ट आंसर होगा। इसका एक्शन मैंने बता दिया, एंटी स्पाज्मोटिक की तरह एक्ट करता है। क्यों जरूरत है स्पाज्मोटिक की, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होने की वजह से एकदम से यूरिन पास हो रहा है, उन कॉन्ट्रैक्शंस को स्लो डाउन करने की जरूरत है, इसलिए इस ड्रग को यहाँ पे दिया गया है। Next, following kidney transplantation, cyclosporin is prescribed. Which laboratory result would indicate an adverse effect? साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, इम्यूनिटी को सप्रेस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, रिजेक्शन नहीं कराना है किडनी का। तो कौन सी चीज़ इसकी
एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद इम्यूनिटी दबी हुई है तो क्या नहीं होना चाहिए, सारे जो किडनी के पैरामीटर्स हैं वो सारे नॉर्मल रेंज में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस ड्रग का एडवर्स इफेक्ट वो दिखा रहा है। HB14 विच इज़ अ गुड थिंग, तो ये ठीक बात है। क्रिएटिनिन 6 वो भी नॉर्मल रेंज में है। ब्लड यूरिया 25 एंड फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 99, ये भी ठीक है। या ब्लड यूरिया जो है वो थोड़ा सा बढ़ा है 5 to 21 या कहीं कहीं 23 दिया होता है, तो थोड़ा सा भी बढ़ना क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो किडनी है वो प्रॉपरली उसको एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, CID वाली बात है। तो ये C जो है वो इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट, द नर्स इज प्रोवाइडिंग डाइटरी इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट हु हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड साइक्लोस्पोरिन, which food item should the nurse instruct the client to exclude from the diet? यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइक्लोस्पोरिन मिल रहा है तो कौन सा फूड आइटम जो है वो डाइट से हमें हटाना है। साइक्लोस्पोरिन क्या है, वही इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे कौन सा फूड आइटम हमें एक्सक्लूड करना है। रेड मीट, ऑरेंज जूस, ग्रेप फ्रूट जूस एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए यहाँ पे एक ना P450 सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। P450 सिस्टम होता है जो कि किसी भी दवाई को क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। हर दवाई को मेटाबोलाइज होना ज़रूरी है। अगर मेटाबोलाइज नहीं होगी तो उसका लेवल जो है बॉडी से बढ़ता रहेगा और उसकी क्या हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये P40 सिस्टम इसको बोलते हैं, जो मेटाबोलाइज का सिस्टम आप कह सकते हैं। जो ग्रेप फ्रूट जूस होता है ये नहीं देते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस जो है इस पे एक्ट करता है और ये मेटाबॉलिज्म नहीं होने देता। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो साइक्लोस्पोरिन का लेवल जो है जहाँ 50 होना चाहिए था वहाँ 100 तक पहुँच जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी के साइन आ सकते हैं। तो यहाँ जो अवॉइड करना है वो ग्रेप फ्रूट जूस अवॉइड करना है। इस चीज़ पे एक्ट करता है, ये क्या है, मेटाबॉलिज्म का सिस्टम है। मेटाबोलाइज नहीं होने देगा तो उसका लेवल बढ़ाता रहेगा। किसी भी चीज़ का नॉर्मल लेवल होना चाहिए, बढ़ना भी नहीं चाहिए, घटना भी नहीं चाहिए। तो साइक्लोस्पोरिन का बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है जो कि टॉक्सिसिटी इंडिकेट करता है बॉडी में। तो C राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टेक्रोलिमस इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द क्लाइंट हु हैज अंडरवेंट अ किडनी ट्रांसप्लांट। टेक्रोलिमस भी एक इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड, कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है नर्स इंक्लूड करेगी। Eat at frequent interval to avoid hypoglycemia. Take the medication with full glass of grapefruit juice. Change position carefully. Take the oral medication every 12 hours. अब जो है फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे खाने की बात नहीं है, ये फूड के बाद जो है इसको लिया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया जैसे इफेक्ट इससे नहीं आएगा। इवन जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, वो क्या करते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया करते हैं, ना कि हाइपो, ठीक है। टेक द मेडिकेशन विथ फुल ग्लास ऑफ ग्रेप फ्रूट जूस। ग्रेप फ्रूट जूस लेना ही नहीं है किसी भी इम्यूनोसप्रेसेंट के साथ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में ही देखा P450 मैकेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म का होता है वो उस पर एक्ट करता है। तो ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये भी इसी मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, इसी मेटाबॉलिज्म के थ्रू जाता है। तो इसका भी ग्रेप फ्रूट जूस क्या कर सकता है, टॉक्सिसिटी कर सकता है। चेंज पोजीशन केयरफुली ड्यू टू ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन इसमें नहीं होती है। मेडिकेशन को जो है एक रूटीन टाइम शेड्यूल पे लेना है ताकि उसका लेवल थ्रू आउट द डे मेंटेन रहे और अगले दिन जब कम होने लग जाए उसी टाइम पे हम दोबारा डोज ले लें, क्योंकि कभी भी हमें अपनी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होने देना है जब ट्रांसप्लांट है कि वो रिजेक्शन की तरफ चली जाए, कि किडनी को रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पे उसका एक बरकरार रखना जरूरी है लेवल, तो वो एक सेम टाइम सेम डे जो है वो लेना जरूरी है। D। Next, the nurse is reviewing the laboratory results receiving tacrolimus. Which laboratory result would indicate that client is client is experiencing adverse effect? Tacrolimus है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। तो ये क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेरॉइड मेडिकेशन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड वो हमेशा किसके लिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होती है। जो नॉर्मल भी हमारी बॉडी से रिलीज होने वाला हार्मोन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, वो क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। अब ये ड्रग तो है ही वो वही वाला स्टेरॉइड है, तो ये क्या करेगा, ब्लड ग्लूकोज को बढ़ा देगा। तो ये इसकी एडवर्स इफेक्ट को शो कर रहा है। पोटेशियम लेवल इज इन नॉर्मल रेंज। प्लेटलेट भी ठीक है, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो है ये भी ठीक है, 5000 से 10,000।
तो ये भी ठीक रेंज में आ रहे हैं। सिर्फ ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ा हुआ है वो किस लिए बढ़ा हुआ है, क्योंकि एक स्टेरॉयड मेडिकेशन है और इसका एक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट ये है। Next, the nurse receives a call from a client concerning about eliminating brown colored urine after taking nitrofurantoin for a UTI. The nurse should make which appropriate response? A. Continue taking the medication. Brown urine occurs and it is not harmful. TMP के साथ भी होता है, nitrofurantoin के साथ भी होता है. This is normal finding. Take magnesium hydrochloride. ये क्या है, एंटा एसिड है, एंटा एसिड इसके इफेक्ट को रिड्यूस कर देता है, तो ये लेने के लिए नहीं बोलेंगे। डिसकंटिन्यू द मेडिकेशन, डिसकंटिन्यू करने वाली या कोई बात ही नहीं है, जब ये नॉर्मल चीज़ है तो डिक्रीज योर मेडिकेशन, नो, ठीक है, ये ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विथ क्रोनिक किडनी डिजीज इज रिसीविंग एपिटोइन अल्फा, विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड इंडिकेट थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अब जो है एपिटोइन अल्फा क्या है, इरिथ्रोपोएटिन, मैंने बताया था शुरू में भी, इरिथ्रोपोएटिन जो है ये क्या करता है, बोन मैरो को सिग्नल करता है क्या बढ़ाने के लिए, आरबीसी को बढ़ाने के लिए। अब जो है इरिथ्रोपोएटिन नहीं बन रहा है किडनी में, तो क्या होगा, बोन मैरो को सिग्नल नहीं होगा, आरबीसी नहीं बढ़ेगा। तो कौन से इरिथ्रोपोएटिन, जनरली जो किडनी जो डायलिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको हम हर डायलिसिस में या हर दूसरे डायलिसिस में इरिथ्रोपोएटिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है इस चीज़ के लिए, ताकि एचबी ना कम हो। तो कौन सा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, जब हम जिस चीज़ के लिए लगाते हैं वही चीज़ बढ़ती है, वही हमारा थेरेप्यूटिक इफेक्ट है। यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है, हेमाटोक्रिएटिन लेवल 33 इंडिकेट कर रहा है, वो बढ़ा हुआ लेवल है, नॉर्मल रेंज में लेवल है, सो दिस इज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट या एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। प्लेटलेट का WBC बन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है इप्टोइन का। Next, a client with UTI is receiving ciprofloxacin by IV route. The nurse appropriately administer the medication by performing which action? Ciprofloxacin एक क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कभी भी जब हम एंटीबायोटिक देते हैं ना, तो क्या करते हैं, हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, इंट्राडर्मल सेंसिटिविटी करके देखते हैं। ये हमेशा जब भी आप वर्क करेंगे तो ये आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी एंटीबायोटिक जनरली हम बहुत मिनिमल जिनका इफेक्ट होता है वो तो नहीं, लेकिन जिनका मेजर इफेक्ट हो सकता है, मेजर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, इवन जो है इतने एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, डेथ भी पेशेंट की कॉज हो सकती है। तो हमेशा हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हुए प्रोसीड करते हैं एंटीबायोटिक देने के लिए। तो यहाँ पे कौन सा एक्शन रहेगा जब हम सिप्रोफ्लॉक्सिन दे रहे हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन एक छोटा सा इंजेक्शन फॉर्म में आता है, ठीक है, तो वो हमें क्या देना पड़ता है, स्लोली देना पड़ता है, 1 घंटे के अंदर स्लो आईवी इन्फ्यूजन देना पड़ता है। लाइट प्रोटेक्टिव या लाइट सेंसिटिव ड्रग नहीं होता है। अगर आपने नॉर्मल किसी भी अस्पताल में काम किया है तो आपने देखा होगा ये वाइट कलर की बॉटल्स में ही आता है, लाइट सेंसिटिव ड्रग नहीं होता है। इन्फ्यूजिंग थ्रू सेंट्रल लाइन, नहीं आईवी कैनुला से दे सकते हैं, इसके लिए कोई सेंट्रल लाइन की ज़रूरत नहीं है। इन्फ्यूजिंग रैपिडली डायरेक्टली कभी भी बोलस को नहीं देना, स्लो इन्फ्यूजन के थ्रू देना है, ए। Next, a client has undergone cystectomy and ileal conduit diversion. What should the nurse incorporate in the discharge instruction? Select all that apply. Ileal conduit क्या होता है, जब ये हमारी अगर किडनी है, ठीक है, यहाँ से किडनी से क्या है, ये यूरेटर निकल रहे हैं। अब ये यूरेटर क्या करना चाहिए, जनरली तो ब्लैडर में ड्रेन करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट जिनका ब्लैडर कैंसर है या कुछ है, ब्लैडर निकाल दिया तो क्या करते हैं कि इंटेस्टाइन का थोड़ा सा पार्ट हम इसमें जोड़ देते हैं और उसको बाहर स्टोमा बना के निकाल देते हैं, ठीक है। ये जनरली हम इलियम का करते हैं, इलियोस्टमी। समझ में आ गया कि यहाँ ब्लैडर से इनको हटा दिया, इनको यूरेटर्स को कहाँ जोड़ दिया, इस छोटे से पार्ट में जोड़ दिया, इलियम का जो पार्ट है, और इस पार्ट को बाहर निकाल दिया स्टोमा की फॉर्म में। इस प्रोसीजर को बोलते हैं इलियल कॉन्ड्यूइट, जहाँ पे हम यूरिन को डाइवर्ट करके हम स्टोमा से निकालते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, ड्रिंक एटलीस्ट 3000 ml ऑफ फ्लूइड, यस, ये इंस्ट्रक्ट देते हैं ताकि क्लियर रहे, ठीक है। मिनिमाइज डेली एक्टिविटीज, मिनिमाइज करने की कोई नीड नहीं है। कीप यूरिन एल्कलाइन टू प्रिवेंट यूटीआई, एल्कलाइन यूरिन में ही यूटीआई ज़्यादा होते हैं, एसिडिक यूरिन में कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एल्कलाइन मीडियम चाहिए, एसिडिक में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होती है। तो जब भी यूटीआई भी होता है उस टाइम पे भी, ये जो यूटीआई के टाइम पे भी जो पीएच ऑफ द यूरिन है वो एल्कलाइन हो जाती है, तभी हम यूटीआई कैच करते हैं, तो ये कारण रहता है। अवॉइड ऑर्डर प्रोड्यूसिंग फूड सच एज ऑनियन, फिश, ये वगैरह। वियर स्नग क्लोथिंग, स्नग का मतलब है टाइट, टाइट क्लोथिंग कभी भी स्टोमा के लिए एडवाइज नहीं करते हैं। ये रहेगा
कि ड्रिंक करना ज़्यादा से ज़्यादा और ऑर्डर प्रोड्यूसिंग फूड जो है वो अवॉइड करने हैं, वरना जो है स्मेल प्रोड्यूस होगी। तो ए एंड डी इज द आंसर। Next, the nurse is caring for a client with ileal conduit. Which assessing the stoma? Which of the following outcomes are undesirable? Select all that apply. स्टोमा को असेस कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स में स्टोमा से क्या है, यूरिन अगर क्या बहुत ज़्यादा एसिडिक इन नेचर होता है, जब यूरिन स्किन पे अगर कंटिन्यूसली डिसरप्ट करेगा तो वो क्या कर सकता है, स्किन एब्रेड कर सकता है। तो कौन से अनडिजायरेबल है, डर्मेटाइटिस नहीं होना चाहिए, दिस इज अनडिजायरेबल। ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए स्टोमा से, फंगल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, फ्लो ऑफ एडेसिव सॉल्वेंट इनटू द स्टोमा, ये प्रेजेंट हो सकता है कि जो सॉल्वेंट हमने लगाया है वो स्टोमा में जा सकता है, इसलिए इसको क्लीन करते रहना है। तो ये एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टोमा फ्रॉम सीमेंट कंटेंट, ये दोनों चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, इसके लिए हमें प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ द स्टोमा करनी है। ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, यहाँ अनडिजायरेबल अनएक्सपेक्टेड पूछा था, तो ए बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द नर्स शुड असेस द क्लाइंट विद ब्लैडर कैंसर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी कभी ब्लैडर कैंसर होता है तो पेनलेस हीमेचूरिया, पेन नहीं होता है, और हीमेचूरिया ब्लड इन द यूरिन प्रेजेंट होता है, मोस्ट कॉमन फाइंडिंग ड्यूरिंग ब्लैडर कैंसर, सी। Next, the client is to have a cystoscopy to rule out cancer of bladder. Which of the following indicate that the client is developing the complication after cystoscopy? सिस्टोस्कोपी हुई है तो अगर फीवर है, चिल्स हैं, ब्रेडिकार्डिया है, तो ये साइन शो करते हैं कि कोई बैक्टीरियल इन्वेजन हो गया है जिसकी वजह से जो है कॉम्प्लिकेशन है जो सिस्टोस्कोपी की। तो चिल्स इज द राइट आंसर हेयर। ये इंडिकेट कर रहा है कोई इन्फेक्शियस एजेंट्स, बैक्टीरियल ग्रोथ, तो बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इफ अ क्लाइंट डेवलप लोअर एब्डोमिनल पेन आफ्टर सिस्टोस्कोपी, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सिस्टोस्कोपी के बाद लोअर एब्डोमिनल पेन है तो क्या करना है? अप्लाई एन आइस पैक, मसाज द एब्डोमिनल जेंटली, एम्बुलेट एज पॉसिबल, सिट इन द टब ऑफ वार्म वाटर। ये बोलते हैं कि कोई वार्म वाटर लेना, उसके टब में बैठना है ताकि जो मैकेनिकल ट्रॉमा हुई थी वो रिलीव हो सके, तो डी राइट आंसर होगा। Next, a client who has been diagnosed with bladder cancer is scheduled for ileal conduit. Pre-operative, the nurse reinforced the client understanding of the surgical procedure by explaining that an ileal conduit. Ileal conduit मैंने आपको समझा दिया क्या है, तो नर्स क्या अंडरस्टैंडिंग करेगी सर्जिकल प्रोसीजर की। इज अ टेम्परेरी प्रोसीजर दैट कैन बी रिवर्स लेटर। टेम्परेरी नहीं होता, जब ब्लैडर हटा दिया है तो ये परमानेंट रहेगा। डाइवर्ट यूरिन इनटू सिग्मोइड कोलोन वेयर इट इज एक्सपेल्ड थ्रू द रेक्टम। इस सिग्मोइड कॉलोन में नहीं होता, ये कहाँ पे, ऊपर एब्डोमिनल सरफेस पे स्टोमा बना के होता है। कन्वेज यूरिन फ्रॉम यूरेटर टू द स्टोमा ओपनिंग ऑन द एब्डोमेन, ये रहता है कि यूरेटर से स्टोमा बना के यूरिन निकाल रहे हैं। क्रिएटिंग एन ओपनिंग इन द ब्लैडर दैट अलाउज, ब्लैडर का तो यहाँ फंक्शन ही नहीं है क्योंकि ब्लैडर तो रिमूव ही कर दिया है, तो सी राइट आंसर होगा। Next, after surgery for an ileal conduit, the nurse should closely assess the client for occurrence of which of the following complication related to pelvic surgery. Ileal conduit हुआ है, complication के लिए assess कर रही है pelvic surgery की, ठीक है। pelvic surgery की complication, A peritonitis, B thrombophlebitis, सी असाइटिस, डी इनग्वाइनल हर्निया। पेरिटोनाइटिस एब्डोमिनल सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन होती है, यहाँ पेल्विक सर्जरी की पूछी है। पेल्विक सर्जरी के बाद थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का रिस्क ज़्यादा रहता है। असाइटिस किसी भी सर्जरी की एज सच कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इनग्वाइनल हर्निया इज नॉट अ सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज द राइट आंसर। Next, the nurse is assessing the urine of the client who has an ileal conduit and denotes the urine is yellow with moderate amount of mucus. Based on this data, the nurse should, म्यूकस है, म्यूकस प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि हमने क्या लगाया है, स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम का पार्ट लगाया है और इंटेस्टाइन में म्यूकस होता है, तो म्यूकस की फाइंडिंग होना वो एक नॉर्मल है शुरू में। लेकिन येलोइंग का येलो होना क्या शो कर रहा है कि लेस वाटर इनटेक है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, हाई फ्लूइड इनटेक के लिए बोलना है। अप्लायंस बैग यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिशियन को भी नोटिफाई अभी करने की ज़रूरत नहीं है, यूरिन सैंपल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो साफ दिख रहा है। यूरिन का येलो होना इज वाटर इनटेक का लेस होना, तो डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हेन टीचिंग द क्लाइंट टू केयर फॉर एन इलियल कंड्यूट, द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू एम्प्टी द अप्लायंस फ्रीक्वेंटली। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द क्लाइंट इज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन।
अब जो इलियल कंड्यूट हुआ है, नर्स कह रही है कि जो अप्लायंस लगाया है, जो बैग लगाया है, उसको एम्प्टी करते रहना है। और कौन सी चीज़ इंडिकेट कर रही है उसकी इंस्ट्रक्शन, क्लाइंट फॉलो कर रहा है। ऑप्शन ए, द स्किन अराउंड द स्टोमा इज रेड। रेड नहीं होनी चाहिए, अराउंड द स्टोमा रेड है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि एब्रेशन है, मतलब यूरिन जो है बाहर की स्किन को लग के वहाँ पे जो है एब्रेड किया है। यूरिन इज डीप येलो, डीप येलो नहीं होना चाहिए, एम्बर इन कलर होना चाहिए। देर इज नो ऑर्डर प्रेजेंट, दिस इज नॉर्मल फाइंडिंग। द सील अराउंड द स्टोमा इज इंटैक्ट। ये चीज़ बोलनी है कि जब भी आप बैग हटाओगे और दोबारा लगाओगे तो ये सील जो है, जो सीलिंग करते हैं वो इंटैक्ट होनी चाहिए बैग की, ताकि यूरिन बाहर की स्किन को ना एब्रेड करे। डी। Next, the nurse should teach the client with an ileal conduit to prevent urinary leakage when changing the appliance by using which of the following procedure। अब इलियल कंड्यूट है, बैग चेंज कर रहे हैं, यूरिन लीक ना हो। जनरली तो स्टोमा से जब बैग हटाते हैं यूरिन क्या है, बाहर की तरफ लीक करने लग जाएगा। तो क्या करना है, एक गॉज की जो है बत्ती जैसी बनानी है और स्टोमा पे रख देनी है ताकि जो है यूरिन बाहर ना आए। तो यहाँ पे ए राइट ऑप्शन होगा, इंसर्ट अ गॉज विक इनटू द स्टोमा, जब तक कि आप बैग दूसरा ना लगा देते। क्लोज द ओपनिंग टेम्परेली, टेप वगैरह यूज़ नहीं करनी है, सक्शन नहीं करना है। ओरल फ्लूइड फॉर सेवरल आवर्स, ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं है कि ओरल फ्लूइड नहीं देंगे तो यूरिन नहीं आएगा, वो तो लीक होता ही रहता है। तो उस थोड़े से टाइम के लिए उसको स्टॉपर जैसे यूज़ कर लेते हैं गॉज विक लगा के। Next, the client with ileal conduit will be using reusable appliance at home. The nurse should teach the client to clean the appliance routinely by which product। अगर वो एक बैग जैसे आते हैं, ठीक है, यूरिन के बैग अब बहुत कॉस्टली होते हैं तो बार बार तो नहीं जो है रीयूजेबल ही पेशेंट यूज़ करता है, थ्रोइंग वाले तो नहीं यूज़ करता है। तो यहाँ पे सोप एंड वाटर से उसको क्लीन करने के लिए बोलते हैं, बाकी एजेंट्स की ज़रूरत यहाँ पे नहीं रहती है। नेक्स्ट, if the nurse is evaluating the discharge teaching for a client who has an ileal conduit। ये देखिए, अगर आपने शुरू में ना ileal conduit का प्रोसीजर समझ लिया होगा, एक बार दिमाग में बिठा लिया होगा ना कि क्या एक्चुअली होता है, तो आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर मुझसे पहले कर पाएंगे। आप ट्राई कीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आप एक बार पॉज करके अपने दिमाग में आंसर सोचिए, फिर मेरे आंसर सुनिए, देखिए आप कहाँ कितनी हद तक जो है रिलेट कर पा रहे हैं। ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है देखने का, आपने शुरू में समझ लिया। अब मैंने सारे क्वेश्चन उसी तरीके के लिए हैं ताकि जो है आप इजीली आंसर कर पाएँ। तो इस तरीके से आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ के बाकी के क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं, और आपको ये तरीका कितना इजी लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी आपको फील हो रहा है। ऐसा करके एक बार पॉज करके आप पहले आंसर सोचिए, फिर आप खुद से आंसर करिए, ठीक है। यहाँ पे नर्स इज इवेल्युएटिंग द डिस्चार्ज टीचिंग फॉर द क्लाइंट हु हैज़ एन इलियल कंड्यूट है। कौन सी स्टेटमेंट इंडिकेट कर रही है कि उसने सही समझा है। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। आई विल लिमिट माई फ्लूइड इनटेक, लिमिट नहीं करना है भाई, ठीक है, वरना यूरिन येलो हो जाएगा और ज़्यादा एसिडिक होगा। आई कैन प्लेस एन एस्पिरिन टैबलेट, नहीं, एस्पिरिन टैबलेट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है। आई कैन यूजुअली कीप माई ओस्टमी पाउच फॉर 3 to 7 days बिफोर चेंजिंग इट। यस, ओस्टमी पाउच इतने दिन तक आप रख सकते हैं। आई मस्ट यूज़ अ स्किन बैरियर टू प्रोटेक्ट, यस, ये स्किन बैरियर यूज़ करना है ताकि यूरिन स्किन पे ना जाए। आई शुड एम्प्टी माई ओस्टमी पाउच व्हेन इट इज़ फुल, फुल पे नहीं 3/4 पे जो है इसको एम्प्टी कर देते हैं। तो सी एंड डी इज़ द राइट आंसर। Next, a client has ileal conduit. Which of the following solution will be helpful in reducing the odor? ऐसे कंडीशन में जो है हम विनेगर सॉल्यूशन से जो है पेशेंट को बोलते हैं कि विनेगर सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए ऑर्डर, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और जो है स्मेल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। ए बी। नेक्स्ट, अ फीमेल क्लाइंट हु हैज़ यूरिनरी डाइवर्शन टेल्स माई यूरिनरी पाउच इज़ एम्बेरेसिंग, एवरीवन विल नो दैट आई एम नॉट नॉर्मल। ये सबको ही होता है जिसके एक बाहर पाउच लटका हुआ है, वो टॉयलेट या जो है फ्रेश होने के लिए जैसे स्टोमा बना देते हैं, कोलोस्टमी, इलियोस्टमी, तो सबको ही लगता है, ठीक है। ये एक डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है, तो कौन सा अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस रहेगा, यही रहेगा, क्योंकि डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज है रिलेटेड टू यूरिनरी डाइवर्शन। डी। एंग्जाइटी वाली कंडीशन ये नहीं है, डेफिशिएंट नॉलेज भी ये नहीं है, लो सेल्फ एस्टीम भी नहीं है, वर्थलेसनेस का कहीं भी यहाँ साइन नहीं आया है। यहाँ डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज जो है पेशेंट अपने आप को देख रहा है। डी। नेक्स्ट, द नर्स टीचेस द क्लाइंट विद यूरिनरी डाइवर्जन टू अटैच द अप्लायंस टू स्टैंडर्ड यूरिन कलेक्शन बैग एट नाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर डूइंग दिस, यहाँ पे पेशेंट को बोलते हैं कि
जो यूरिनरी डाइवर्जन वाला पेशेंट है कि रात के समय में जो छोटे पाउच ना लगा के एक स्टैंडर्ड बैग लगाना है, क्योंकि रात के समय में पेशेंट सो जाता है और सोने की वजह से यूरिन वापस से स्टोमा में जा सकता है अगर वो बैग फुल हो गया है। तो एक जो है प्रॉपर साइज़ का बैग रात के समय के लिए अलग बनवाना है। उसका यही कारण है कि यूरिन रिफ्लक्स ना हो स्टोमा में भरने के कारण वापस बैग फ्लो ना हो। Next, the nurse teaches the client with an ileal conduit measures to prevent a urinary tract infection. Which of the following measures would be most effective? अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, हमेशा पानी पे ध्यान देना है, तो ये रहेगा फ्लूइड इनटेक। अवॉइड पीपल विद आरटीआई, इसका कोई पर्पज़ नहीं है यहाँ पे। यूज स्टेराइल टेक्निक टू चेंज द अप्लायंस, नो। देन इरिगेट द स्टोमा डेली, इरिगेट करने से यूटीआई वाले सिम्टम नहीं जाएंगे, यहाँ पे फ्लूइड लेने से ही यूटीआई वाले सिम्टम्स जाएंगे। नेक्स्ट, द नर्स evaluate the effectiveness of client post-operative plan of care. Which of the following would be expected outcome for a client with an ileal conduit? Ileal conduit के साथ कौन सा expected outcome है? The client verbalize the understanding that his physical activity must be curtailed. फिजिकल एक्टिविटी कर्टेल मतलब कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। द क्लाइंट स्टेट ही विल प्लेस एन एस्पिरिन, एस्पिरिन का कोई रोल नहीं है। द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कैथेटराइज द स्टोमा, कैथेटराइज उसको नहीं करना है स्टोमा को, ठीक है, वो बैग का यूज़ करेगा। द क्लाइंट स्टेट दैट ही विल एम्प्टी द ड्रेनेज पाउच फ्रीक्वेंटली थ्रू आउट द डे, येस, उसको एम्प्टी करते रहना है, उसको ओवरफ्लो नहीं होने देना ताकि रिफ्लक्स ना हो, तो डी राइट आंसर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो मैंने तरीका बताया है कि पहले आपने समझ लिया है, उसके बाकी के सारे क्वेश्चन मेरे बोलने से पहले आप पॉज करके देखिए, अपने दिमाग में सोचिए, फिर प्रोसीड करिए, देखिए आप कितने हद तक सही आंसर कर पा रहे हैं। ये जो टेक्निक आप यूज़ करेंगे मुझे बताएंगे कि आप कितने हद तक आंसर कर पा रहे हैं और आपको ये तरीका कैसा लग रहा है करने में, ठीक है। थैंक यू।